वेलकम बैक। आज हम फिज़िक्स के दो तीन टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मोमेंटम है, इम्पल्स है और आपका इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन है, और उनके प्रूफ के बारे में देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या है कि मोमेंटम को देखते हैं कि मोमेंटम क्या होता है, किस तरह डिफाइन करते हैं, इसकी यूनिट क्या है। मोमेंटम क्या है? वी आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट मूविंग ऑब्जेक्ट possesses a quality by virtue of which it exerts a force on anything that tries to stop it। तो ये हम जानते हैं कि ये आपकी कॉमन सेंस भी है, और अर्लियर फिजिक्स के बारे में जानते हैं कि अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तो मूव करने के दौरान उसमें क्या है कि एनर्जी होती है, एक पावर होती है, जिसको आपको रोकने के लिए उसके ऊपर फोर्स लगाई जाती है। इससे हमें रोकने के लिए फोर्स लगाई जाती है इसमें। और क्या है कि द फास्टर द ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग द हार्डर टू स्टॉप इट। और इसकी जो फोर्स है जितनी ज़्यादा होगी, मतलब फोर्स रोकने के लिए उतनी ज़्यादा लगानी पड़ेगी जितनी ज़्यादा आपकी इस ऑब्जेक्ट की स्पीड होगी। या हम इस तरह भी कह सकते हैं, अगर कोई बॉल क्या है कि बहुत स्पीड के साथ मूव कर रही है तो बहुत इसको रोकना मुश्किल होगा, बजाय इसके कि एक बॉल आहिस्ते से मूव कर रहे तो इसको रोकना आसान हो सकता है। तो द फास्टर द ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग द हार्डर टू स्टॉप इट। उसमें similarly, if two objects are moving with same velocity, then it is more difficult to stop the मैसिव ऑब्जेक्ट्स। अब आपके पास क्या है कि पहले तो हमने ये देखा कि अगर उसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो या स्पीड ज़्यादा हो तो उसको रोकना होगा। तो एक जो डिपेंडेंट क्वांटिटी है, जो इंडिपेंडेंट है, या जिस पे ये चीज़ डिपेंड कर रही है कि आप अगर आपकी स्पीड ज़्यादा होगी तो फोर्स भी ज़्यादा लगानी पड़ेगी। अब सेकंड कंडीशन अगर है कि हमारे पास बॉडीज़ की वेलोसिटी सेम है मगर मासेस में डिफरेंस है, यानी एक का मास बड़ा है एक का छोटा है। तो ये भी आपने ऑब्जर्व किया होगा डेली एग्जांपल से कि आप जो हार्डर है, जो मैसिव ऑब्जेक्ट है, जिसकी वेलोसिटी जिसका मास ज़्यादा है, तो इसको भी रोकना मुश्किल होगा दूसरे की निस्बत जिसका मास कम है। तो ये वाली दूसरी कंडीशन क्या होगी कि द ग्रेटर द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट हार्डर टू स्टॉप इट। तो ये दो चीज़ों पे ये चीज़ डिपेंड कर रही है। ये दोनों चीज़ें जिन पे ये फैक्ट डिपेंडेंट है, इसको हम क्या है कि मोमेंटम के जो फैक्टर्स हैं ये कहते हैं कि ये मोमेंटम इन चीज़ों पे डिपेंड करता है, और मोमेंटम इन दोनों चीज़ों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। This quality of moving object was called the quantity of motion of the body by Newton। और इस क्वालिटी को क्या है कि न्यूटन ने द क्वालिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट वाज कॉल्ड द क्वांटिटी ऑफ मोशन। जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं इसकी क्वालिटी को न्यूटन ने क्या कहा कि क्वांटिटी ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी, के उसमें है कि कितनी क्वांटिटी होगी उसकी मोशन की, यानी उसमें कितनी स्ट्रांग मूव कर रही है या क्या, उसको रोकना किस चीज़ पे डिपेंडेंट है। The term now called linear momentum of a system and is defined as by the relation। और इस टर्म को हम क्या है कि लीनियर मोमेंटम कहते हैं। अब क्या है कि मोमेंटम दो टाइप्स का होता है। एक आपका लीनियर मोमेंटम होता है, एक आप एंगुलर मोमेंटम होता है, जो हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है? द मोमेंटम मूविंग इन स्ट्रेट लाइन या वन डायमेंशनल फॉर्म में जो मोमेंटम होगा इसको हम लीनियर मोमेंटम कहेंगे। लीनियर मोमेंटम क्या हो आपको समझ आ गई होगी। तो लीनियर मोमेंटम डिपेंडेंट किस पे है? जो न्यूटन ने पहले सपोज किया था, क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, इसको हम लीनियर मोमेंटम कहते हैं। जो लीनियर मोमेंटम के हमने देखा था किन दो चीज़ों पे डिपेंडेंट था, एक उसके मास पे डिपेंडेंट था और एक उसकी वेलोसिटी पे डिपेंडेंट था। तो हमने क्या कहा था कि द ग्रेटर द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट हार्डर टू स्टॉप इट, एंड द ग्रेटर द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट हार्डर टू स्टॉप इट। तो आपका लीनियर मोमेंटम है कि इन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, और लीनियर मोमेंटम के लिए
ये वाली क्वांटिटी होगी P इज इक्वल टू mv, कि मोमेंटम आपका लीनियर मोमेंटम किस चीज़ पे है, उसके प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, इन दोनों के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। इसको हम क्या है कि लीनियर मोमेंटम इसमें कहते हैं। उसमें है इट इज इन दिस एक्सप्रेशन आपके पास v दी वेलोसिटी है और v दी वेलोसिटी ऑफ मास m। इस वेलोसिटी में p इज इक्वल टू एम वी जो हमने लिखा है, इसमें जो आपका मास m है, जो मास है इसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, v को वेलोसिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो जानते हैं कि आपका हम जानते हैं कि जो वेलोसिटी की मास की यूनिट क्या है कि केजी होती है और वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड होती है। तो ये वाली चीज़ आपके पास किसके बराबर आ जाएगी, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि सादा अल्फाज में कि मोमेंटम की यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड के बराबर होगी, जिसको हम सादा अल्फाज में किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन पर सेकंड के हिसाब से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं जो है वो तरीक़ाकार हमने क्या कहा था, P इज इक्वल टू एम वी, तो इसको न्यूटन उसमें है और न्यूटन F इज इक्वल टू एम ए के बराबर होता है। तो F इज इक्वल टू एम ए के बराबर होता है। हमें पता है इसकी यूनिट क्या है कि केजी होती है मास की, और एक्सलेरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो ये हमने पहले पिछले टॉपिक में पढ़ा था। ये किसके बराबर था, ये हमारा न्यूटन के बराबर था। तो इसको क्या है किलोग्राम मीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम क्या है कि न्यूटन के बराबर लेते हैं। अगर हम मोमेंटम में देखें तो इसको हम किस तरह ड्राइव कर सकते हैं कि ये हमारा केजी के बराबर आ गया मास, और वेलोसिटी हम किसके बराबर लेते हैं, मीटर पर सेकंड के बराबर होते हैं। और जबकि हमने ये देखने हैं तो इसकी यूनिट किसके बराबर है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, जिसको हम क्या है कि एक्सप्रेस कर सकते हैं न्यूटन सेकंड में। तो हम इसको किस तरह एक्सप्रेस करते हैं, तो इसके लिए हम देखते हैं कि ये तो आ गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने क्या किया कि एक या स्क्वायर को हम अगर काट दें, यानी ये भी कह सकते हैं कि हमने एक एस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, एक एस के साथ डिवाइड कर दिया। तो ये वाली वैल्यू किसके बराबर आ गई, न्यूटन के बराबर आ गई। ये ऊपर वाला एस जो सेकंड वाला रह गया था, तो ये इसके बराबर आ गया। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, न्यूटन सेकंड के बराबर आ जाएगी। तो ड्राइव हम इसको इस तरह कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू आपके हमारा, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोमेंटम की यूनिट हमारे पास न्यूटन सेकंड या किलोग्राम मीटर पर सेकंड के बराबर होगी, जिसको हम न्यूटन सेकंड के तौर पे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। The other thing is momentum and Newton second law of motion। अब क्या है कि मोमेंटम और न्यूटन सेकंड लॉ को हम किस तरह रिलेट कर सकते हैं, किस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम देखते हैं कि इसको हम किस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi। तो सबसे पहले हम कंसीडरेशन कहते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है, उसका मास m है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी vi है। Suppose an external force F acts on it for time t, after which velocity becomes vf। तो इसके बाद क्या हुआ कि हमने ये कहा कि इस पोजीशन की जो हमने एक बॉडी था, उसका मास m था, उसकी इनिशियल वेलोसिटी v थी। उसके बाद क्या है कि उस पर एक फोर्स ने एक्ट किया। तो फोर्स एक्ट
करने के बाद उसकी जो है फाइनल वेलोसिटी वी एफ के बराबर होगी। द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स इज गिवन बाय, हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन हमारा किसके बराबर होता है, ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी के बराबर था। इसको हमने सादा अल्फाज में ये भी देखा था कि ये किसके बराबर था, डेल वी अपान डेल टी। तो यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ जो वेलोसिटी था वो हमारा एक्सेलरेशन के बराबर था। इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी किस लिहाज से है कि इसमें हमने रेट ऑफ चेंज क्या देखा कि उसकी फाइनल वेलोसिटी में से उसकी इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करते हैं तो वो उसकी रेट ऑफ चेंज होगी। तो इसके बारे में पिछले लेक्चर में मैंने कंप्लीट से बताया हुआ कि रेट ऑफ चेंज किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, फिर इसको लिमिट के लिहाज से किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, लिमिट हमें क्या चीज़ बताती है, और डेल टी टेंड्स टू ज़ीरो क्या चीज़ है, इसको हम किस तरह लिखते हैं, और अप्रोचेस टू ज़ीरो क्यों कहा जाता है, और छोटी वैल्यू डेल टी की क्यों लेते हैं। इसके बारे में हमारा पिछला लेक्चर है कंप्लीट से इसके बारे में बताया गया है। सो वी गो फॉरवर्ड, देखते हैं कि एक्सेलरेशन हमारा किसके बराबर आ गया, ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर ये टी के बराबर आ जाएगा, ये वाली वैल्यू। और जो न्यूटन सेकंड लॉ है, बाय न्यूटन सेकंड लॉ द एक्सेलरेशन इज गिवन बाय, न्यूटन सेकंड लॉ हमें क्या था, एफ इज इक्वल टू एम ए के बराबर होता था, और यहाँ से ए आपका किसके बराबर आ जाएगा, एफ ओवर एम के बराबर आ जाएगा, जो ये वाली वैल्यू दी हुई है। तो ए इज इक्वल टू एफ ओवर एम के बराबर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इक्वेटिंग दी बोथ एक्सप्रेशंस ऑफ एक्सेलरेशन वी हैव, आपके पास क्या थी, हम सपोज करते हैं कि ये आपके पास इक्वेशन 1 थी और ये हमारे पास इक्वेशन क्या थी, ये 2 थी। इन दोनों को हमने इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट किया। इक्वेट क्यों करते हैं कि ये भी आपकी एक्सेलरेशन के बराबर है और ये भी एक्सेलरेशन के बराबर है, यानी दोनों चीज़ें एक्सेलरेशन के बराबर हैं, तो मैथ के रूल के तहत ये दोनों आपस में बराबर होगी। आपस में बराबर होगी तो हम इनको इक्वेट कर सकते हैं। इक्वेट किस लिहाज से करते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर होगी, यानी एफ ओवर एम इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, और इसमें आपका एफ टी किसके बराबर हो जाएगा, एम बी एफ माइनस एम वी आई, वेयर एम बी आई इज द इनिशियल मोमेंटम एंड एम बी एफ इज द फाइनल मोमेंटम। इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, ये हमने क्या है कि क्रॉस, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी, इसके लिहाज से किसके बराबर आ जाएगा, एफ क्रॉस टी इज इक्वल टू ये एम बी एफ और एम बी आई, और ये हमने अभी देखा कि ये आपका फाइनल मोमेंटम हो जाएगा और ये आपका इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा। तो इससे क्या मतलब है कि हमने इसके फाइनल मोमेंटम में से उसके इनिशियल मोमेंटम को माइनस कर दिया, तो ये आपका एफ टी के बराबर हो जाएगा। आपकी इक्वेशन क्या है कि 3.1 जो ऊपर हमने पढ़ी वो हमें क्या बताती है, द इक्वेशन शोज दैट द चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम फॉर विच द फोर्स इज अप्लाइड। तो ये वाली इक्वेशन हमें क्या बताती है, ये वाली इक्वेशन कि आपका चेंज इन मोमेंटम है, चेंज इन मोमेंटम यहाँ किस लिहाज से होगा कि डेल पी के बराबर भी हम इसको लिख सकते हैं, कि डेल पी के बराबर भी लिख सकते हैं। डेल पी क्या है, तो चेंज को हमने ये डेल के बारे में भी पिछले लेक्चर में कंप्लीट से बताया है। तो डेल बेसिकली चेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो चेंज यहाँ किस लिहाज से है, हम वो जो फाइनल मोमेंटम है इसमें से इनिशियल मोमेंटम को निकाल देते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है उसको चेंज इन मोमेंटम, या उसमें जो तब्दीली आ रही थी जो फाइनल में से इनिशियल को निकाला तो वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर आ रही थी। अब ये इस इक्वेशन से देखें कि चेंज इन मोमेंटम किस चीज़ के बराबर है, चेंज इन मोमेंटम आपका फोर्स के बराबर है मल्टीप्लाइड बाय टाइम के बराबर है। यानी आपने इक्वेशन को चेंज इन मोमेंटम हमारा मल्टीप्लाइड बाय फोर्स एंड टाइम के बराबर होगा इसमें। तो इसमें दिस
फॉर्म ऑफ सेकंड लॉ इज मोर जनरल देन फॉर्म उसमें है। अब ये क्या कह रहे हैं कि हमारे पास उसमें जो न्यूटन सेकंड लॉ था वो हमने क्या पढ़ा था कि न्यूटन सेकंड लॉ के, तो न्यूटन सेकंड लॉ हमने बेसिकली क्या पढ़ा था कि F इज इक्वल टू एम ए के बराबर था। ये आपकी एक फॉर्म थी। तो एक वाली हमने ये भी कह रहे हैं कि ये भी न्यूटन सेकंड लॉ के बराबर है, ये वाली वैल्यू भी न्यूटन सेकंड लॉ के बराबर है। अब ये वाली वैल्यू जो इक्वेशन जिसको मैंने 2 से रिप्रेजेंट किया है कि ये तो हमने लॉ में पढ़ी थी, मगर इसमें जो मोर जनरल फॉर्म या न्यूटोनियन मैकेनिक्स या जिसको हम बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो इक्वेशन 1 के लिहाज से है। यानी फोर्स आपके किसके बराबर होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होगी। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है कि ये आपको किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये डेल पी अपॉन डेल टी के बराबर होगी। तो ये भी बेसिकली आपका सेकंड लॉ की जो है एक बेहतर फॉर्म है जिसको हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं कि आपका फोर्स किसके बराबर हो जाएगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। द सेकंड लॉ ऑफ मोशन कैन आल्सो बी टर्म्ड एज इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। तो हम क्या है कि न्यूटन सेकंड लॉ को इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इक्वल टू दी अप्लाइड फोर्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर होगा, इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से क्या मुराद है। इसमें हम ये कह सकते हैं कि आपका इनिशियल मोमेंटम क्या था, 5 न्यूटन सेकंड था, फिर 10 न्यूटन सेकंड आ गया, तो इसमें जो चेंज आई वो किसके बराबर होगी, फोर्स के बराबर होगी। तो लाजमी बात है कि 5 न्यूटन सेकंड से वो 10 न्यूटन सेकंड हुआ, तो उसके लिए हमें फोर्स लगाना पड़ी। तो वो ये वाली जो चेंज है ये इस फोर्स को रिप्रेजेंट करती है, जिससे हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि आपका चेंज जो मोमेंटम में चेंज आ रही है वो अप्लाइड फोर्स की वजह से है। यानी जितनी आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो फोर्स अप्लाई करने से उसके मोमेंटम में चेंज आएगा, मोमेंटम में चेंज आएगी तो वो हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू फोर्स की भी दे सकती है। तो आई होप इसको इस चैप्टर की आपको समझ आ गई होगी या इस लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। तो वी विल गो फॉरवर्ड एंड सी द नेक्स्ट लेक्चर, इम्पल्स। इम्पल्स बेसिकली हमने जो पहले मोमेंटम वाला टॉपिक है उसमें पढ़ लिया है। इम्पल्स को हम एक जो पहले हमने पढ़ा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम उसकी फॉर्म में है कि एलेबोरेट करने की कोशिश करते हैं, डिफाइन करते हैं कि इम्पल्स क्या होती है, किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं और इम्पल्स के क्या फ़वाइद हैं, इसको हम डेली लाइफ में इसकी क्या क्या एग्जांपल्स हैं। तो sometime we wish to apply the concept of momentum to the cases where the applied force is not constant। तो हम क्या है कि sometime हम क्या है कि कोशिश करते हैं कि मोमेंटम को उस जगह अप्लाई करने की जहां उसमें क्या है कि फोर्स आपकी कांस्टेंट नहीं होती। तो फोर्स कांस्टेंट ना होने से क्या होगा कि उसमें आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, तो रेट ऑफ चेंज जो फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स कांस्टेंट होने की वजह से मोमेंटम में चेंज आता है। इट एक्ट्स वेरी शॉर्ट टाइम, और ये है कि अगर ये बहुत से शॉर्ट टाइम में एक्ट करती है। फॉर एग्जांपल व्हेन ए बॉल हिट्स अ क्रिकेट बॉल द फोर्स सर्टेनली वेरीज फ्रॉम इंस्टेंट टू इंस्टेंट ड्यूरिंग द कोलिजन। तो इसकी एग्जांपल जो दी गई है कि वो आपका क्या है, क्रिकेट बॉल की एग्जांपल है। जैसे ही बॉलर जो है बैट्समैन को बॉल फेंकता है और बैट्समैन ट्राई करता है कि जोर से उसको हिट करे, तो सपोज उसकी जो वेलोसिटी थी पहले वो क्या है कि 80 किलोमीटर पर सेकंड थी। जैसे ही वो हिट करता है, हिट करने से उसकी वेलोसिटी 200 किलोमीटर पर सेकंड हो जाती है। तो अचानक जो चेंज आती है, इस अचानक चेंज को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम पल्स के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। In such cases, it is more convenient to deal with product of force and time। तो इन केसेस में हम जो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी चीज़ को प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और टाइम के लिहाज से, इसमें है यानी कोई फोर्स कितने टाइम के लिए किसी खास ऑब्जेक्ट पे लगी तो इसके प्रोडक्ट को इम्पल्स कहा जाता है। The quantity Ft is called the impulse of the force
where F is can be regarded as the average force and acts during time t। तो हमने क्या है कि इसको हम रिगार्ड करते हैं कि फोर्स वेयर एफ इज रिगार्डेड एज द एवरेज फोर्स, और ये वाली एफ क्या होगी, हम इसको एवरेज फोर्स के तौर पे लिखते हैं, और ये टाइम टी के दरमियान किसी खास ऑब्जेक्ट पे जो है कि असरअंदाज होती है। तो ये हमने पढ़ा था एफ जो सेकंड लॉ या उसमें है मोमेंटम के, एफ क्रॉस टी आपका चेंज इन मोमेंटम के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या था, एक छोटा सा टॉपिक था इम्पल्स का जी। इसके बारे में हम क्या है एग्जांपल्स क्या होंगी, एग्जांपल्स इसकी ये हो सकती है कि आपने देखा होगा कि जब जो है कि क्रिकेट बॉल में जब क्या है कि एक बैट्समैन या सॉरी एक क्या है फील्डर बॉल को कैच करने की कोशिश करता है तो वो अपने हाथ को थोड़ा स्क्वीज कर लेता है, यानी हाथों को कि वो कोशिश करता है कि पीछे की तरफ ले जाए। इसकी वजह क्या है, तो जी इसकी वजह ये हो सकती है कि यही होती है कि आपका एफ क्रॉस टी जो हमारा है इसको हम क्या है कि कम से कम करने की कोशिश करते हैं। तो इसकी तो इस सूरत में क्या होगा कि जो फील्डर है तो अपने हाथों को क्या है कि पीछे से पीछे लेके जाने की कोशिश करता है कि बॉल को थोड़ी देर बाद कैच करे। थोड़ी देर बाद कैच करने से क्या होगा कि उसकी कोशिश क्या होगी, एफ क्रॉस टी है जो आपका प्रोडक्ट जो इम्पल्स के बराबर है इसमें चेंज लाया जाए। तो चेंज वो किस सूरत में ला रहा है कि ये आपका टी को इंक्रीज कर रहा है। टी को इंक्रीज करने से आपका ये जो इम्पल्स है जो प्रोडक्ट इम्पल्स के बराबर है इसकी वैल्यू कम होगी, और कम होने से उसको चोट कम से कम आएगी। तो वो बेसिकली क्या कर रहा होता है कि आपका टाइम इंक्रीज कर रहा होता है, और उसकी वजह जो टाइम है और फोर्स का मल्टीप्लिकेशन है वो इम्पल्स के बराबर होती है। और जब टाइम इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब है इम्पल्स कम हो रही है, तो उसको चोट कम से कम लगती है। तो इसकी और एक एग्जांपल जो हम दे सकते हैं वो कौन सी है, ये आपने देखा होगा कि जो हेलमेट है मोटरसाइकिलिस्ट क्यों पहनते हैं, इसकी वजह क्या है कि खुदा न खास्ता अगर मोटरसाइकिल वाला जा रहा हो तो उसको क्या है कि सर पे चोट है तो वो हेलमेट से प्रॉबेबली ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो बच जाए, बजाय इसके कि वो विदाउट हेलमेट हो तो इसके चोट लगने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसको में बेसिकली क्या प्रोसेस हो रहा होता है कि जैसे ही मोटरसाइकिलिस्ट गिरता है तो गिरने की वजह से उसमें मोटरसाइकिल में आपने नोट किया होगा कि फोम टाइप के मटेरियल होता है, उसकी वजह से क्या होगा कि जैसे ही आपका जो है कि सर वगैरह किस चीज़ से हिट करता है तो हिट करने से तो क्या है अगर आपने हेलमेट नहीं पहना होगा तो चोट डायरेक्टली आपके सर को लगेगी या जिस पार्ट पे गिरे हैं वहाँ लगेगी। अगर आपके क्या है कि उसमें आपने हेलमेट पहना हुआ है तो हेलमेट क्या करता है कि उसमें जो मटेरियल होता है वो एफ क्रॉस टी के प्रोडक्ट को बढ़ा देता है, यानी उसका टाइम बढ़ा देता है जो आपका सर वहाँ लगता है। तो सर के उसमें टाइम इंक्रीज करने की वजह से जो चोट की शिद्दत है वो कम हो जाती है। कम होने से आपके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप बच जाते हैं और इसके नुकसान आपको चोट का कम से कम होता है। तो ये दो एग्जांपल थी, इसके अलावा भी बहुत सी एग्जांपल्स हो सकती हैं। तो आई होप आपको इम्पल्स वाला जो टॉपिक समझ आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि हमने क्या कहा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमारा फोर्स के बराबर हो गया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मोमेंटम में चेंज आ रहा है। चेंज किस लिहाज में था, हमने ये देखा था कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम और चेंज किस तरह कैलकुलेट करते थे कि हम फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को माइनस कर देते थे और रेट ऑफ चेंज के लिहाज से उसको देखते थे, तो ये हमारा फोर्स के बराबर आता था। अब ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है बेसिकली वहीं से डिफाइन किया जाता है कि आपका जो मोमेंटम बिफोर
क्या है कि पहले आपका मोमेंटम क्या था और बाद में आपका मोमेंटम क्या था, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो ये वाली वैल्यू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बराबर होती है, यानी आपका इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम बराबर हो तो इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को हम ये भी कह सकते हैं कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी ओबे करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है कि आपकी जो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन, अगर हम आइडियल केस लेते हैं तो उस सूरत में आप दोनों की उसमें उन दोनों की क्या है कि एनर्जी बराबर होगी, बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, या बिफोर कोलिजन मोमेंटम और आफ्टर कोलिजन मोमेंटम वो बराबर होता है। तो इसके लिए हम क्या है कि देखते हैं, लेट्स कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम। अब आइसोलेटेड सिस्टम बेसिकली क्या होता है कि आइसोलेटेड सिस्टम को हम ये कह सकते हैं आइसोलेटेड सिस्टम कौन सा सिस्टम होगा कि आइसोलेटेड सिस्टम हम उस सिस्टम को कह सकते हैं कि जिस पे हमारी जो क्या है कि एक्सटर्नल जो है कोई चीज़ भी जो इस पर क्या है इम्प्लीमेंट या असरअंदाज नहीं होती, इस किस्म को आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। कि अगर हम ये कह आइसोलेटेड की हम सादा एग्जांपल इस लिहाज से दे सकते हैं कि वो हमने ये कहा कि आपने कोई चीज़ फेंकी या क्या है क्रिकेट बॉल को हिट किया, तो हिट करने से क्या है कि आप आइसोलेटेड सिस्टम में उसकी रेजिस्टेंस उस पर अमल नहीं करेगी, उसकी ग्रेविटी अमल नहीं करेगी, जो एयर रेजिस्टेंस है वो नहीं होगी। इन तमाम चीज़ों को हम क्या है कि नेगलेक्ट करते हैं, इस किस्म के सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। तो ये वाला सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता, बहरहाल हम इमेजिनरी तौर पे इसको देखते हैं कि ये इस किस्म के सिस्टम को हम क्या है कि आइसोलेटेड सिस्टम कंसिडर करते हैं। इट इज़ अ सिस्टम ऑन विच नो एक्सटर्नल एजेंसी एक्स एट एनी फोर्स। तो ये वाला कौन सा सिस्टम होगा जिसपे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स है वो इम्प्लीमेंट नहीं होती, इस पे असरअंदाज नहीं होती। फॉर एग्जांपल द मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस enclosed in a gas vessel at a constant temperature constitute an isolated system। जो इसकी एग्जांपल उन्होंने दी है कि आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं जो एक कंटेनर में या वेसल में बंद हैं, तो इस किस्म के सिस्टम को हम क्या है कि आइसोलेटेड सिस्टम कह सकते हैं। द मॉलिक्यूल्स कैन कोलाइड विद अनदर बिकॉज ऑफ देयर रैंडम मोशन। वो मॉलिक्यूल्स क्या है जो एक बर्तन में आपके पास है कि वो आपस में तो टकरा सकते हैं मगर वो बाहर नहीं जा सकते, देयर रैंडम मोशन, बट बीइंग इनक्लोज्ड बाय द वेसल नो एक्सटर्नल एजेंसी एक्स एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन देम। क्योंकि वो वेसल में है तो बाहर वाली कोई भी फोर्स उन पे असरअंदाज नहीं होती, और जो उनकी जो फोर्स है वो आपस में एक दूसरे को कोलाइड या कोलाइड करने में यूज होती है। इस किस्म के सिस्टम को हम क्या है कि आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। तो इसके लिए हम क्या है कि हमने एक फिगर बनाई है, इसको ड्रा करने के लिए कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम। हम आइसोलेटेड सिस्टम कंसीडर करते हैं टू स्मूथ हार्ड इंटरेक्टिंग बॉल्स ऑफ मासेस m1 एंड m2। तो हमने सबसे पहले क्या आइसोलेटेड सिस्टम कंसीडर किया जिसमें आपके पास दो बॉल्स थे और उनका मासेस क्या था, एक का m1 था और दूसरे का m2 था। तो इसके बाद हमने क्या किया कि मूविंग दिस वेलोसिटीज v1 एंड v2, और इन दोनों की वेलोसिटी क्या थी, इसकी v1 थी m1 की और m2 की v2 वेलोसिटी उसमें थी। बोथ द balls collide and after collision ball of mass जो m1 थी moves with velocity v1 dash and balls of mass जो है v2 moves with velocity move the same direction as shown in figure 3.8। जो आपकी बॉल m1 थी जो है आफ्टर कोलिजन ये दोनों उसने क्या है कि बॉल्स ने हिट किया, आपस में इंटरेक्ट होने के बाद जो वेलोसिटी जो बॉल थी भी उसमें है वो किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी v1 डैश, और जो बॉल ऑफ मास m2 थी वो किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी v2। तो इन दो चीज़ों को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है कि बिफोर कोलिजन क्या तो उनकी वेलोसिटीज़ थी और उनके मासेस क्या थे, आफ्टर कोलिजन की
मासेस क्या थे, उनकी वेलोसिटीज़ क्या थी। तो बिफोर कोलिजन उनके मासेस क्या थे, m1 m2 थे, और बिफोर आफ्टर कोलिजन उनके मासेस क्या थे, m1 m2 थे। यानी मासेस में कोई फ़र्क नहीं आया। जो जिस चीज़ में फ़र्क आया उसमें क्या है कि बिफोर कोलिजन आपकी वेलोसिटीज़ उनकी क्या थी कि v1 एंड v2 थी, और आफ्टर कोलिजन उनकी वेलोसिटीज़ क्या थी, v1 डैश और v2 डैश थी। यानी दोनों में जो वेलोसिटी के लिहाज से दोनों में चेंज आया। तो इसको हम क्या है, टू फाइंड द चेंज इन मोमेंटम यूजिंग, हमने जो अगर हमने चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना है तो ये हमने पढ़ा था कि मोमेंटम वाले टॉपिक में एफ क्रॉस टी किसके बराबर था, एम वी एफ माइनस एम वी आई के बराबर था। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो किसके बराबर था, एफ टी, जिसको हमने बाद में इम्पल्स के टॉपिक में भी पढ़ा था। तो बिफोर कोलिजन आपका क्या था ये कि जो चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर हो जाएगा, m2 v2 और माइनस m1 v1, और आफ्टर कोलिजन उनका जो क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम आपका m2 v2 डैश माइनस m1 v1 डैश। तो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन हमने क्या कहा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिहाज से अगर इन दोनों इक्वेशंस को, ये आपके पास दो इक्वेशन थी, ये वन इक्वेशन है और ये हम टू इक्वेशन है। अगर इन दोनों को हम ऐड करें तो आपके पास दोनों में टी कांस्टेंट है, तो ये आप हमारे पास आ जाएगा f1 f प्लस f डैश, जो इसको हमने आफ्टर कोलिजन वाले को f डैश करके रिप्रेजेंट किया। इन दोनों को ऐड करते हैं तो आपके पास f प्लस f डैश आ जाता है, और ये किसके बराबर आ जाएगा, m1 v1 डैश माइनस m2 v2 माइनस m1 v1, और दूसरा क्या हो जाएगा, m2 v2 डैश माइनस m2 v2। हमने इनको क्या है कि सिंप्लीफाई भी कर लिया। सिंप्लीफाई क्या है कि हमने m1 वाले वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लिया है, और सेकंड वाले में हमने m2 वाली वैल्यूज़ हैं इनको इकट्ठा कर लिया। सिंस दी जो एक्शन फोर्स थी F उसमें है इज इक्वल एंड अपोजिट टू दी रिएक्शन फोर्स। तो हमने ये भी पढ़ा है कि न्यूटन अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज़ रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट इन डायरेक्शन। तो यहाँ भी अगर न्यूटन लॉ को अप्लाई करें तो आपकी F और F डैश बराबर होंगी, मगर उनकी डायरेक्शन चेंज होगी। तो उनकी डायरेक्शन हमारे पास किस फॉर्म में आ जाएगी, तो ये हमारे पास है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ F इज इक्वल टू माइनस F डैश। सो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन इज ज़ीरो हैंस, और ये आप क्या है कि दोनों वैल्यूज़ बराबर थी, जब बराबर थी तो उनकी क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड आपकी ज़ीरो के बराबर आ जाएगी। तो ये आपका सारी वैल्यू ज़ीरो के बराबर आ जाएगा, और इसको हम क्या है कि सिंप्लीफाई फॉर्म में, इन अदर वर्ड द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट बॉल प्लस चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सेकंड बॉल इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये सारी इक्वेशन जो चेंज इन मोमेंटम फर्स्ट बॉल में है और चेंज इन मोमेंटम सेकंड बॉल में है, ये दोनों इक्वल के ज़ीरो के इक्वल हो जाएंगे। अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपका जो मोर सिंपलर फॉर्म में m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 डैश माइनस प्लस m2 v2 डैश के बराबर आ जाएगी। तो ये हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपके पास ये वाली वैल्यू आती है। तो ये वाली क्या चीज़, ये वाली वैल्यू हमें क्या बताती है, m1 v1 प्लस m2 v2, ये आपका इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। तो लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या होगा, जो मोमेंटम जो बिफोर कोलिजन, और राइट हैंड साइड हमें क्या बता रहा है कि मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो ये क्वेश्चन हमें क्या है, आइडियल सूरत में ये बता रही है कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, यानी दोनों सूरतों में आपका मोमेंटम बराबर होगा, विच मीन्स द टोटल initial momentum of the system before collision is equal to the total momentum of the system after collision. Consequently, the change in momentum of an isolated system of two balls is zero. और इसमें हमने क्या देखा ऊपर वाली इक्वेशन में, जब हम उनको चेंज की फॉर्म में लिखते हैं तो चेंज हमने क्या देखा कि दोनों का जीरो के बराबर आ रहा है। चेंज दोनों का जीरो के बराबर क्यों आ रहा था, तो हमने ये देखा था कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ
एक्शन और रिएक्शन दोनों बराबर होते हैं, अपोजिट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो दोनों फोर्सेस बराबर थी, तो दोनों फोर्सेस एफ और एफ डैश बराबर थे, उनके साइन चेंज थे, तो दोनों को ऐड करते हैं तो 0 के बराबर आ जाते हैं, और इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपका इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम आ रहा है। तो यहाँ से हमारे पास दो चीज़ें आती हैं कि चेंज इन मोमेंटम आपका 0 के बराबर होगा, और इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम आपका क्या है कि उसकी वैल्यूज बराबर हो जाएगी। तो ये वाले इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम जब बराबर होगा तो ये हमें क्या बताता है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स जो है ये वाली वैल्यू क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो तो बराबर है, ये हमें क्या बता रही हैं कि आपकी जो एनर्जी आपकी बिफोर कोलिजन थी वो वाली एनर्जी आपकी आफ्टर कोलिजन है। जब दोनों एनर्जीज बराबर हैं, ये दोनों मोमेंटम बराबर हैं, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को ओबे करते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा कि अगर आपका मोमेंटम बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आइसोलेटेड सिस्टम में कंसीडर करें, अगर उनकी वैल्यूज बराबर हो जाएं तो वो हम ये कहते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वो ओबे करते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करें तो हम इसको जो हमने ऊपर वैल्यूज दिए हैं इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये हमें दो वैल्यूज क्या बता रही हैं। नेक्स्ट जो है अपोजिट डायरेक्शन, एज अ रिजल्ट द चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स एज ए होल इज ऑलवेज जीरो। तो हम ये भी कह सकते हैं कि चेंज इन मोमेंटम क्या है कि एज ए होल 0 के बराबर है। जब 0 के बराबर है तो उसमें जो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम आपका बराबर होगा। दिस कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम विच इज स्टेटेड। इसको हम क्या है कि जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है इस फॉर्म में भी बयान कर सकते हैं कि ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है इसको हम किस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो जो फाइनल हमारे पास रिजल्ट आएगा कि आपका टोटल चेंज इन मोमेंटम क्या है कि जो है कि लीनियर मोमेंटम का जो सम है या टोटल मोमेंटम है वो आपका कांस्टेंट रहेगा। इन अप्लाइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ law of conservation law we must notice that the momentum of a body is a vector quantity। तो जब है कि ये अप्लाई करने से है कि हमें ये पता हो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमारा किसके बराबर होगा कि वेक्टर क्वांटिटी है। तो P इज इक्वल टू mv के बराबर होता है। m हमारे पास ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है जिसको हम मास kg या मास से रिप्रेजेंट करते हैं, और आपकी जो वेलोसिटी है ये वेक्टर क्वांटिटी है जिसको मीटर पर सेकंड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है तो आपका पी भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। यानी आपका जो पी है जो मोमेंटम है ये एक वेक्टर क्वांटिटी के बराबर है। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि मोमेंटम हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आई होप आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आपके इसके बारे में कोई क्वेश्चंस हैं तो यू कैन आस्क मी। तो इसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर हमारा क्या है कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन। अब हमने पिछले टॉपिक में देखा कि इसमें आपका इलास्टिक जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है हमने देखा कि आपका जो है कि जो चेंज इन मोमेंटम था वो इलास्टिक था। इलास्टिक को हम इस सेंस में कह सकते हैं, हमने पहले पिछले टॉपिक में क्या कंसीडर किया था, हमने ये देखा था कि हमने एक आइसोलेटेड सिस्टम लिया। आइसोलेटेड सिस्टम में हमने क्या डिड्यूस किया कि उसका इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम बराबर है। जब उसके इनिशियल और फाइनल मोमेंटम बराबर होंगे इसके बाद हमारा जो टॉपिक है कि वो इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन क्या है कि व्हेन टू, इसको हम ये सकते हैं कि दो टाइप्स का कोलिजन था जो हमने कहा था कि एक इलास्टिक होता है, एक इलास्टिक कोलिजन वो वाला कोलिजन होता जिसमें आपका बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन जो है कि मोमेंटम बराबर हो, और इन इलास्टिक वो वाला कोलिजन होगा जिसमें आपका बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन जो है कि मोमेंटम
बराबर ना हो। तो इसको हम देखते हैं कि व्हेन टू टेनिस बॉल्स, हमने इसमें एग्जांपल लेते हैं कि कोलाइड, देन आफ्टर कोलिजन दे रिबाउंड। रिबाउंड का क्या मतलब है कि वो वापस आती हैं। वही है कि हम इसमें भी न्यूटन्स जो है कि थर्ड लॉ को यूज़ करेंगे। नाया, मैंने आप लोगों को क्या कहा है? तो लास्ट equilibrium in which kinetic energy of the system not conserved is called inelastic equilibrium। जबकि हमने ऊपर भी पढ़ा कि जो आपकी जो एनर्जी होता है वो किस फॉर्म में ज़ाया हो जाती है, वो आपकी रेजिस्टेंस है उसमें भी ज़ाया हो जाती है, हीट में भी ज़ाया हो जाती है। इसके अलावा अदर फैक्टर्स हैं उसमें भी हमारी हीट जो है एनर्जी ज़ाया हो सकती है। तो इस किस्म के इक्विलिब्रियम को इनेलास्टिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। Under certain conditions, special conditions, no kinetic energy is lost in equilibrium। क्या है कि स्पेशल कंडीशंस में क्या है कि आपकी काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं होती। काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं कि द एनर्जी ड्यू टू मूविंग अ बॉडी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो इस सूरत में हमारी क्या है कि जो अगर काइनेटिक एनर्जी लॉस ना हो और उसकी जो इनिशियल और फाइनल वैल्यू बराबर हो, तो इस किस्म के इक्विलिब्रियम को हम क्या है इलास्टिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने हार्ड बॉल इज ड्रॉप्ड इनटू अ मार्बल फ्लोर, क्या है इट रिबाउंड्स टू वेरी नियरली इनिशियल हाइट, इट लूजेस नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन कोलिजन विद द फ्लोर। अगर हम क्या है कि हार्ड बॉल को मार्बल फ्लोर पर हिट करते हैं तो ये है कि उस सेम हाइट पे वापस आती है और उसमें क्या है कि कोलिजन की वजह से उसमें क्या है कि एनर्जी का लॉस कम होता है। इट इज़ टू बी नोटेड दैट मोमेंटम एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी आर कंजर्व्ड इन ऑल टाइप ऑफ कोलिजन्स। और अगर हमारे पास जो है आइसोलेटेड सिस्टम है तो इसमें मोमेंटम भी कंजर्व होगा, आपकी एनर्जी भी कंजर्व होगी। आपकी टोटल एनर्जी जो एनर्जी तो क्या है कि वो काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में आएगा, दोनों सूरतों में आपकी एनर्जी जो है कि वो बराबर होगी। हाउएवर द काइनेटिक एनर्जी कंजर्व ओनली इन इलास्टिक कोलिजन, जबकि जो इलास्टिक कोलिजन है इसमें आपकी टोटल एनर्जी क्या है कि वो कंजर्व होती है।
तो इसके बारे में हम कंसीडर करते हैं एक एग्जांपल और उसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि कंसीडर अ स्मूथ नॉन इंटरेक्टिंग balls ऑफ masses m1 एंड m2। उसमें हमारे पास दो balls थे और masses जिनके थे वो m1 और m2 थे। तो इनको हमारे पास दो balls हैं जिनके masses m1 थे और नॉन रोटेटिंग balls थे और मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटीज v1 एंड v2, और इनकी इनिशियल वेलोसिटीज क्या थी कि v1 और v2 थी बिफोर कोलिजन, और क्या है रिस्पेक्टिवली इन दी सेम डायरेक्शन। क्या है कि सेम डायरेक्शन में हमारे पास मूव कर रही थी, जैसे हमने पिछले टॉपिक में देखा था। दे कोलाइड एंड आफ्टर कोलिजन दे मूव अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन विदाउट रोटेशन। उसमें क्या है कि आपस में कोलाइड करते हैं, कोलाइड करने के बाद क्या है कि वो सेम रोटेशन में मूवमेंट शुरू कर देती हैं। लेट द वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन दी v1 एंड v2, और आफ्टर कोलिजन उनकी वेलोसिटीज क्या है कि v1 और v2 हो जाती हैं। उसमें हमने जो पिछले टॉपिक में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हमने पढ़ा था कि इनिशियल मोमेंटम आपका फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। तो m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश, इसके बराबर इसमें हो जाएगा। तो पिछले जो उसमें टॉपिक में हमने मोमेंटम के बारे में भी डिटेल से देखा और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में भी देखा था, और एक जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है इसके बारे में भी देखा था। अगर हम इन दोनों में से कॉमन लें तो हमारे पास v कॉमन आ जाता है, यहाँ आपके पास रह जाएगा v1 रह जाएगा और इधर आपका v2 रह जाएगा। इसको ज़्यादा क्या है कि हमने ज़्यादा कर दिया है कि सिंप्लीफाई, तो इसमें हम इस तरह लिख सकते हैं कि m1 v1 माइनस m1 v1 डैश इज इक्वल टू m2 v2 डैश माइनस m2 v2। तो हमने क्या है कि m1 वाली वैल्यूज़ एक साइड पे ले हैं, m2 वाली वैल्यूज़ एक साइड पे ले हैं। इन दोनों में हमने क्या है कि जो इस वाली लेफ्ट हैंड साइड थी इसमें हमने m1 कॉमन ले लिया, इसमें हमने m2 कॉमन ले लिया। तो ये आपके पास v1 माइनस v1 डैश रह जाएगा और इधर आपके पास v2 डैश माइनस v2 रह जाएगा। उसमें क्या है कि हमने क्या कहा कि कोलिजन इलास्टिक है, तो कोई इलास्टिक कोलिजन में आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी कंजर्व होगी, यानी बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी और आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी दोनों में सेम होगी। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाई जो है फॉर्म में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास कि इसमें हमने क्या है कि वही है कि इधर भी हम इस तरह करते हैं कि m1 वाली वैल्यूज एक साइड पे लेते हैं जैसे हमने ऊपर इक्वेशन में किया था, और m2 वाली वैल्यूज एक साइड पे ले आते हैं, और इन दोनों में से क्या है 1 वाली वैल्यू से कॉमन ले लेते हैं और ये हम इसमें से भी कॉमन ले लेते हैं। ये आपके पास दो इक्वेशंस आ जाती हैं कि अकॉर्डिंग टू जो मैथ फार्मूला है, ये हमने इसमें जो मैथ फार्मूला है वो हमने पढ़ा है कि ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी और ए माइनस बी ये किसके बराबर होता है, इसको हम ये भी कह सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है इसको फार्मूला। तो यही वाला फार्मूला इसमें ओपन किया गया है। तो ये आपका एम जो है m1 जो v1 स्क्वायर माइनस v1 डैश स्क्वायर ये किसके बराबर हो जाएगा v1 प्लस v1 डैश v1 माइनस v1 डैश। सेम उसी तरह लेफ्ट हैंड साइड पे भी ये फार्मूला आपका इस तरह ओपन हो जाएगा। तो हमने क्या है कि डिवाइड करते हैं कि आपका ये वाली इक्वेशन को जो आपके पास ये ऊपर वाली इक्वेशन आई, ये वाली इक्वेशन को इस इक्वेशन को जो लास्ट इक्वेशन है इस पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है। जो हमारे पास चीज़ बच जाती है v1 प्लस v1 डैश स्क्वायर v2 डैश स्क्वायर प्लस v2, और यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि अगर सिंप्लीफाई करें तो v1 माइनस इसमें है अभी v1 वाली वैल्यूज एक साइड पे, या v1 जो बिफोर कोलिजन वाली वैल्यूज एक साइड पे ले आते हैं, दूसरी वैल्यूज एक साइड पे ले आते हैं। तो v1 माइनस v2 ये बिफोर कोलिजन हो जाएंगे, v2 डैश माइनस v1 ये और साइड पे हो जाएंगे। इसमें अगर हम नेगेटिव साइन ले लें तो ये v1 डैश माइनस v2 डैश उसमें है v1 डैश माइनस v2 डैश के बराबर ये हो जाएंगे।
और चुप कर जा, ऐसा बोल। तो इसके में हमारे पास ये V2 डैश की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या है, इसके बारे में अगर आपको ये वाला प्रोसेस की समझ नहीं आती तो आप मुझे लिख सकते हैं, मैं आपको ये सॉल्व करके भी भेज दूंगा। तो इसमें अब क्या है कि ये हमारे पास दो कंडीशंस आ गई कि आफ्टर कोलिजन आपकी ये वेलोसिटी हो जाएगी और जो V1 डैश है जो फर्स्ट उसकी और सेकंड वाले की आपके पास V2 डैश के बराबर हो जाएगी। तो अगर इसमें जब आगे दो तीन कंडीशंस हैं, अगर इसमें आपका M1 और M2 बराबर है तो इस सूरत में आपके पास जो वैल्यूज़ के हैं वो किसके बराबर हो जाएंगी। इसमें हम देखते हैं कि ये वाली वैल्यूज़ आपके पास किसके बराबर हो जाएंगी। तो ये आपका हो जाएगा, इसमें M1 और M2 पुट करें तो ये वाली वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। इसके बाद क्या है कि आपके पास जो रह जाएगी इसमें ये आपके पास M1 प्लस M2 हो जाएगा, ये 2M1 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो इसको इक्वेशन बनेगी वो आपके पास इस सूरत में आ जाएगी। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो देखते हैं कि हमारे पास V2 की वैल्यू उसमें है V1 डैश और की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब है कि V1 डैश आपका रुक जाएगा और V2 डैश के साथ वो मूव करने लगेगा। इसके बाद क्या है कि हम सेकंड उसको देखते हैं कि अगर और कंडीशन है आपके पास, यानी क्या है कि आपका M1 और M2 बराबर है और V2 0 है, यानी आपका M1 और M2 बराबर है, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपकी V1 0 हो जाएगी। और अगर यहाँ देखिए सेकंड उसमें M1 और M2 बराबर है, V2 भी 0 है, तो ये वाली वैल्यू भी 0 हो जाएगी आपकी। और जो V1 डैश है ये आपका इसके साथ जो मूवमेंट करना शुरू कर देगा, यानी आपका बॉडी क्या है कि V2 डैश जो है कि V1 उससे वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू कर देगा और वो फर्स्ट वाला बॉडी आपका रुक जाएगा। उसमें क्या है कि ये आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। और जब आपका क्या है कि M1 और M2 होगा, देन दी बॉल्स ऑफ मासेस तो हमारे पास ये मूवमेंट हो जाएगी। द वेलोसिटी ऑफ M1 ओरिजिनली हैज़ एज शोन इन फिगर, हमें जैसे हमने फिगर में जो पिछले टॉपिक है उसमें वो रिप्रेजेंट किया था। देन व्हेन बिलियर्ड बॉल ऑफ मास M1 मूविंग वेलोसिटी, ये हमने जब बिलियर्ड बॉल में देखा होगा अगर एक बॉल दूसरी को बॉल को हिट करती है तो फर्स्ट बॉल रुक जाती है और सेकंड बॉल क्या है कि उसी वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू कर देती है। और थर्ड कंडीशन में है व्हेन ए लाइट ऑब्जेक्ट कोलाइड्स विद मैसिव ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। अगर क्या है कि लाइट ऑब्जेक्ट क्या है कि मैसिव ऑब्जेक्ट के साथ हिट करता है तो उस सूरत में हमारे पास क्या होगा, इन दिस केस इनिशियल वेलोसिटी V2 0 हो जाएगी और M2 हमारे पास ग्रेटर देन वेरी वेरी ग्रेटर देन M1 है। अंडर दीज कंडीशंस M1 कैन बी नेग्लेक्टेड एज कंपेयर टू M2। तो हम क्या है M1 को नेग्लेक्ट कर देते हैं M2 से। तो इस सूरत में क्या होगा, आपके पास V1 डैश आपकी VF के बराबर हो जाएगी और V2 डैश आपका 0 के बराबर हो जाएगा। और आपके पास फोर्थ कंडीशन क्या है कि मैसिव बॉडी के आपस में कोलाइड करते हैं। तो उस सूरत में आपके पास क्या होगा कि M1 आप ग्रेटर वेरी वेरी ग्रेटर देन M2, जब ग्रेटर देन वेरी वेरी ग्रेटर देन है तो M2 आपका 0 के बराबर आ जाएगा। इस सूरत में आपके पास क्या होगा
कि v1 डैश आपका v1 के बराबर हो जाएगा और जो v1 जो वैल्यू है v2 डैश की टियर 2 यानी डबल स्पीड के साथ मूव करना शुरू कर देगा। और आई होप आपको समझ आ गया होगी। अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है।